यूक्लिड की ज्यामिति में प्रश्नावली 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों को आप सही या गलत बताइए और कारण सहित बताइए। देखिए, अब जब हम यूक्लिड की ज्यामिति कर रहे हैं तब हम उनके सारे क्वेश्चन्स को यूक्लिड की परिभाषाओं, उनके अभिग्रहितों, अभिधारणाओं के शब्दों में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि परिभाषा में बोला था कि एक बिंदु से हम कई रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये कथन हमारा गलत हुआ। ओके, नेक्स्ट, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा हैं। दो भिन्न बिंदु यानी एक बिंदु अलग है और एक बिंदु अलग है। अगर इन दोनों से कोई रेखा गुजर रही है तो वो असंख्य होती हैं, जबकि अभिग्रहित 5.1 में हमने कहा था कि किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा हो सकती है। याद है ना, इस तरीके का अपन ने अभिग्रहित किया था। तो किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होती है, इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत में ना टर्मिनेटिंग यानी रेखाखंड। अगर कोई शांत रेखा है तो वो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, इसलिए ये कथन हमारा सत्य होता है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। हमने कहा था किसी भी वृत्त को बनाने के लिए एक केंद्र चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। तो केंद्र कोई भी लें, अगर त्रिज्या बराबर है तो उस वृत्त की परिधि आपस में बराबर होगी। बराबर का मतलब है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को ढक रहा है तो परिधि बराबर है। परिधि अगर बराबर है तो उससे हमको त्रिज्या बराबर मिलेगी ही। तो अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। ठीक है, ये कथन सत्य है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ढक रहे हैं, तो उनकी परिधि बराबर है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, हमारे पास R1 = R2 बचा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आकृति 5.9। मतलब आपकी किताब में कोई भी आकृति बनी होती है ना, उसके नीचे यहाँ पर उसका नामकरण किया जाता है कि आकृति का नाम क्या है। तो आकृति 5.9 में हमको 3 रेखाखंड दिए हुए हैं, AB, PQ और XY। उन्होंने बोला AB PQ के बराबर है, PQ XY के बराबर है, तो AB XY के बराबर होगा कि नहीं होगा। आपको ध्यान हो तो अभिग्रहितों में किया था हमने। अभिग्रहित में पहला था कि बराबर किसी और चीज़ के बराबर होते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए ये कथन हमारा सही सिद्ध होता है, सही है ये। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, परिभाषित करो समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग। इसमें मैंने कहा है कि अगर हम किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं तो उसमें क्या कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको और अधिक समझने की ज़रूरत है। बेशक जब तक हमको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी हम किसी और चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, अथवा वे रेखाएं जो आपस में कभी भी ना मिले। तो अब नहीं मिलने का क्या मतलब है और उभयनिष्ठ का क्या मतलब है। उभयनिष्ठ का मतलब है कि अगर हमने ये दो रेखाएं इस तरह से की हैं तो ये वाला बिंदु इस रेखा में भी सम्मिलित है और इस रेखा में भी सम्मिलित है, तो वो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। अगर हमको ऐसा नहीं मिलता है, यानी एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो रेखाएं हमको इस तरीके से मिलती हैं। यानी ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिल रही हैं, जैसे नदी के दो किनारे, स्केल के दोनों खींची गई लाइनें, सड़क के दोनों किनारे, इस तरीके से जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। हम उसमें रेल की पटरियां नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जाके आगे मिल जाती हैं, उनको क्रॉस किया जाता है। कुछ दूरी के लिए हम रेल की पटरियों को भी कह सकते हैं कि वो आपस में समांतर होती हैं। ठीक है,
तो ये है समांतर रेखाएं। इनको बताने के लिए हम ऐसे कहते हैं, जैसे ये ए बी है और इसको हम पी क्यू नाम दें, तो हम कहेंगे कि ए बी पी क्यू के समांतर है। इसका ये चिन्ह है समांतर का। ठीक है। अब लंब रेखा, लंब रेखाएं में दोनों रेखाओं को काटना तो हो गई, यानी उनमें एक बिंदु घनिष्ठ तो हो गई होगा, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है। अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि ए बी जो है वो पी क्यू पर लंब है, तो हम इसको कहेंगे ए बी लंब है पी क्यू के। इसका चिन्ह ये आता है। ठीक है। रेखाखंड, किसी रेखा का खंड या हिस्सा, इस रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। जैसे ये हमने रेखा ले ली, ठीक है, इस रेखा का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पी क्यू, अगर हम पी क्यू को अलग से बनाते हैं तो इस पी क्यू की लंबाई सीमित है, निश्चित है, इसके बिंदु फिक्स होते हैं। तो किसी रेखा का खंड या हिस्सा रेखाखंड कहलाता है, इसकी लंबाई सीमित होती है। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या समझने के लिए पहले हमको वृत्त की परिभाषा समझनी होगी। वृत्त किसे कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु से, वृत्त क्या कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु से किसी गतिमान बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये गतिमान बिंदु है, गतिमान बिंदु है और ये स्थिर बिंदु है। तो इस स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु P जो है वो हमेशा बराबर दूरी पर रहता है, उससे जो इसने पथ बनाया वो वृत्त कहलाता है। ठीक है। नहीं आया? देखिए आप क्या करिए, आप एक डोरी लो, उस पर पत्थर बांधो और डोरी का दूसरा सिरा अपने हाथ में रखो। अब ये आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ सिरा है वो है स्थिर बिंदु और वो जो पत्थर है वो टाइट बांधना, नहीं तो किसी के लगेगा। अब वो जो पत्थर है ना वो गतिमान बिंदु है। आप ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाइए। उसने जो आकृति बनाई है, पत्थर जो आकृति बना रहा है, यानी पत्थर गतिमान है, वो जो आकृति बना रहा है वो है वृत्त। ठीक है। हमने जो स्थिर बिंदु पकड़ रखा है ये है केंद्र, ये है केंद्र, और ये जो पथ बन रहा है इसको हम वृत्त कहते हैं। ठीक है। अब वो जो डोरी है, जो स्थिर दूरी है A से P तक, वो त्रिज्या है। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए क्या लिखा है हमने। यदि एक गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गतिमान रहता है तो स्थिर बिंदु और गतिमान बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ग। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति वर्ग है। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोना जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग की सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको अभिधारणाएं दी हुई हैं और पूछा है कि यूक्लिड के अभिकृत या अभिधारणाओं से इनका रिलेशन है कि नहीं है। अब आप देखिए, ए और बी दो भिन्न बिंदु हैं और सी उनके बीच स्थित कोई बिंदु है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। ए और बी दो भिन्न बिंदु हैं, एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। ये बी बिंदु है, इससे भी अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन ए और बी से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होगी और ये रेखा जो है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो ए और बी के बीच में कहीं पर बिंदु सी स्थित हो सकता है। ठीक है। यूक्लिड की अभिधारणाओं से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं कम से कम 3 बिंदु ऐसे हैं कि वो एक रेखा पर विद्यमान नहीं हो। अगर हम 2 बिंदु लेते हैं तो ये 2 बिंदु तो समरेखी होंगे। किन्हीं भी 2 बिंदुओं से आप एक रेखा खींच सकते हैं। कहीं हमने यही तो कहा ना, एग्जाम 5.1 में क्या कहा, किन्हीं भी 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच सकते हैं। तो 3 बिंदु में हम बता सकते हैं कि वो समरेख है या नहीं है। अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं तो हम बता सकते हैं कि वो समरेख हैं या नहीं है।
कम से कम 3 बिंदु चाहिए जो उनकी एक ही रेखा पर होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, हमको बताने के लिए 3 बिंदु चाहिए। ठीक है ना। तो ये कम से कम ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाओं में, अभिक्रियाओं में शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कोई 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, इनके बीच में बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, ये हमको दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है कि ए सी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है और इसकी आकृति खींच के बताना है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि क्या दिया गया है। दिया गया है 3 बिंदु, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। ठीक है। किस तरीके से दिए हैं देखिए आकृति में, ये ए है, ये बी है और इसके बीच में सी इस प्रकार से है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर हो, यानी ए सी बराबर बी सी, इस प्रकार कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से जोड़ देते हैं, यानी दोनों पक्षों में बराबर जोड़ते हैं। आपको समझ में आया मैंने बराबर क्यों लिखा है? क्योंकि एक सेंटेंस था, एक स्टेटमेंट था कि बराबरों में बराबर को जोड़ते हैं तो जो आता है वो भी बराबर होता है ना। तो हमने ए सी में ए सी जोड़ा और बी सी में भी ए सी को जोड़ा, बी सी में भी ए सी को जोड़ा। ए सी और ए सी 2 बार हो गया, ये 2 ए सी, और बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। सी को हमने ए और बी के बीच में लिया है ना, मध्य बिंदु लिया है, तो ये एक ही रेखा पर है। ए बी से गुजरने वाली सिर्फ एक रेखा होगी और उस पर सी स्थित है, इसलिए तीनों एक ही रेखा में है, इसलिए हमको इनको जोड़ेंगे बी सी और ए सी को, तो हमको क्या मिलेगा, ए बी। ठीक है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। ठीक है। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, ए बी से केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है। ये अद्वितीय रेखा है, इसलिए सी इस पर ही स्थित होगा, इसलिए ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो हमको ए बी ही मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं वो यूक्लिड की भाषा में ही यूज़ की हैं। ठीक, बस सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए, इति सिद्धम। ये लिखने में थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ भाई हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 5 में उन्होंने 4 का हवाला लिया है कि क्वेश्चन 4 में सी को ए और बी के बीच में बताया था तो वो मध्य बिंदु हुआ। तो अब हमको ये सिद्ध करना है कि ऐसा सिर्फ एक बिंदु हो सकता है जो ए बी के मध्य में स्थित हो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या था कि हमको ए सी बराबर बी सी दिया था और इससे हमने सिद्ध किया था कि जो ए सी है वो ए बी का आधा है। ठीक है। अतः सी ए बी का आधा है, इसलिए हमने कहा इसको कि ये ए बी का मध्य बिंदु है जो उसको बराबर बराबर 2 टुकड़ों में कर रहा है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है। चलो नहीं है, माना कि यहाँ पे हम लिख देते हैं विरोधाभास। विरोधाभास से हम कहते हैं माना कि डी एक अन्य बिंदु है जो ए सी का मध्य बिंदु है। अब देखिए ये है ए बी,
ये बिंदु हमने डी लिया जो इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ए और बी से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है ना। और ए सी, अगर हम ए सी लेते हैं तो ए सी के बराबर है और सी बी के बराबर है। ए सी के बराबर है, सी बी के बराबर है और ए बी एक ही रेखा है, तो डी कोई और बिंदु नहीं होकर सी ही है। ठीक है, हमारा मानना ही गलत है कि डी अन्य कोई बिंदु है। ये जो सी बिंदु है वही ए बी का मध्य बिंदु है। चूँकि ए सी बराबर बी सी है, तब ए डी बराबर बी डी हमने माना है। इसका मतलब है कि सी और डी भिन्न न होकर एक ही बिंदु है। बच्चों, जो आपको समझ में आ रहा है उसको उत्तर के रूप में लिखना ही तो कला है। आप जब टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कॉपी में फोल्ड होके थोड़ी जाते हैं कि सर हमको ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। आप जो उत्तर लिखते हैं उसी से ही पता पड़ता है कि आपको कितना समझ में आया। तो उत्तर को लिखने की कला ही अपने आप में मायने रखती है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछें, हमको जो समझ में आया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही कह रही? आकृति 5.10 में रेखा दी हुई है ए बी सी डी। अब इसमें कहा है कि ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध करो कि ए बी बराबर सी डी है। एक बार देख लेते हैं कह क्या रहा है। ए सी बराबर बी डी, यानी ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, यानी ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल सिद्ध करना है। तो यहाँ इसको निशान लगाने से या जो कह रहे हैं उसको चित्र में समझने से हमें पता पड़ जाता है कि इसमें जो है वो बी सी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब कौन सा यूज़ करेंगे, बराबर को बराबरों में से घटाते हैं तो शेष जो बचता है वो भी बराबर होता है। आया याद? कैसे करेंगे, उपपत्ति में दिया गया है। ठीक है, जब भी स्टार्ट करना होता है हम इसी से करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी। हम समान रेखाखंड बी सी को दोनों पक्षों में घटाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ए सी में से भी बी सी घटाया और बी डी में भी बी सी को घटाया। क्या बचा, ए सी में से बी सी को घटाया, हमारे पास कितना बचा, ए बी, और बी डी, इस बी डी में से बी सी को घटाया, क्या बचा, सी डी। तो यही तो प्रूफ करना था, ए बी बराबर सी डी। यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, बस हो गया। किससे किया अपन ने, यूक्लिड की परिभाषाओं से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिकृतों की सूची में जो 5वां नंबर अभिकृत है उसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। एक्चुअल में पहले है क्या यह पता होना चाहिए। अभिकृत 5 कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी बताया था आपको ये पूर्ण है, इसके भाग किए तो ये इसका भाग है, तो ये जो पूर्ण है अपने भाग से बड़ा ही होगा। ये सर्वव्यापी सत्य है, इसलिए इसको सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया है। बस इतना ही। ठीक।